हाय दोस्तों, दिस इज़ शिवांक एंड यू आर वाचिंग टेक बोयो, जो कि मेरा चैनल है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकबुक M1 एयर की कि अभी 2025 में इसका क्या रिलेवेंस है। और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो मेरा M1 मैकबुक एयर परचेज़ करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि कि इसकी डिमांड 4 साल बाद अभी भी है। और मैंने जो उससे डिस्कस किया, जो भी बातें कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो आज भी स्टैंड आउट करते हैं, और ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं जो कि आज की डेट में आउटडेटेड फील होते हैं, वो दोनों बातें मैंने डिस्कस की, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके, क्योंकि आज सेल में जब ये लगभग 50,000 का आपको मिलता है, तो उस रेंज में जो लैपटॉप आपको मिलते हैं विंडोज़ के, वो सारे प्लास्टिक बॉडी मिलते हैं। पर ये लैपटॉप आपको एल्यूमिनियम बॉडी का मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्टील जैसा लगेगा पर है एल्यूमिनियम, और इसलिए हम एल्यूमिनियम ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको दूसरे इस रेंज के लैपटॉप में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे प्लास्टिक बिल्ट आएंगे। और बात केवल मेटल या प्लास्टिक की नहीं है, इसकी हिंज क्वालिटी जो है बहुत ही सॉलिड है। ये 2 साल मुझे यूज़ करने के बाद भी कोई वॉबल, कोई ऐसा हिलने डुलने वाला कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देती है। परफेक्ट है, मतलब जैसा शुरू में था ना वैसा ही है अभी भी। तो हिंज क्वालिटी इसकी बहुत ही सॉलिड है। इसके अलावा प्लास्टिक के लैपटॉप्स में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उनमें एक फ्लेक्स मिलेगा। ऐसे आप दबाओगे ना तो वो दबेंगे, पर ये ऐसा नहीं है इसमें। तो ये समझिए कि मतलब ये बिल्ड क्वालिटी आपको जो 50,000 में अभी सेल में मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से जितना आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हार्डवेयर्स की, तो हार्डवेयर्स में देखें तो इसका कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक तो इसका टैक्टाइल फीडबैक है, और आपको टाइपिंग करने में अच्छा फील आता है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल बेहतर मिलता है इसमें। और इसका जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड आप देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड है, और ज़्यादातर लैपटॉप में इतना बड़ा ट्रैक पैड आपको नहीं मिलेगा। और बड़ा होने के साथ साथ ये इतना स्मूथ है कि आप एक्सटर्नल माउस होने के बाद भी आपको इच्छा होगी कि आप ट्रैक पैड से इसको ऑपरेट करें, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है। और इसके जेस्चर्स जो हैं इसके एप्पल ओएस के, वो जेस्चर्स इतने बढ़िया काम करते हैं कि आपको इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। मतलब बहुत ही शानदार स्मूथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आपको मज़ा आएगा इसमें। इसके अलावा हार्डवेयर में और बात करें तो इसका बैटरी, तो बैटरी बैकअप इसका इतना अच्छा है कि अभी 2 साल बाद भी मेरे को ये आराम से 7 आवर्स निकाल के देता है। और जब मैंने नया लिया था तो लगभग लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिलता था। तो बैटरी बैकअप एक तरीके से एक्सेप्शनल है। बिकॉज क्या है कि मैंने जितने भी विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ किए हैं उनमें वो बोलते हैं 5 से 6 घंटे बैटरी बैकअप मिलेगा, और मिलता है 3 से 4 घंटे। तो ये सच्चाई है विंडोज़ के लैपटॉप्स की। तो इसमें बैटरी बैकअप आपको बहुत मतलब अच्छा मिलेगा। साथ में अब इसके हार्डवेयर में और बात की जाए तो स्टोरेज और रैम की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये है बेस वेरिएंट, और आपको मैं जिस बजट में बात कर रहा हूँ 50,000 के आसपास, तो उसमें बेस वेरिएंट ही मिलेगा, और आपको 8 GB रैम मिलेगी और 256 GB SSD मिलेगी। तो वो दोनों चीज़ें थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, देखो 256 GB मेमोरी जो है वो आपको बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत जल्दी वो भर जाएगी। आप कुछ भी उसमें काम करेंगे वो बहुत जल्दी भर जाएगी।
और आपको ज़रूरत पड़ेगी ही इस तरीके के सॉल्यूशंस की। जैसे ये देखिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये एक HP की फ्लैश ड्राइव है 512 GB की। तो आपको ऐसे एक्सटर्नल SSD या एक्सटर्नल फ्लैश ड्राइव आपको यूज़ करना पड़ेगी। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, रैम की बात करें तो रैम 8 GB है। अब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है 8 GB रैम में, लेकिन होगा क्या कि आप अगर एक साथ 5-6 अगर एप्लीकेशन रन करते हैं, और वो भी अगर हैवी एप्लीकेशंस रन करते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। ज़रा एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो क्या होगा उस कंडीशन में। ये देखिए, जस्ट अ मिनट। इस तरीके से ये आपको बोलेगा कि एप्लीकेशंस क्लोज कीजिए। अभी तो ज़्यादा ओपन नहीं है, ये तो मैंने मैनुअली आपको ओपन करके दिखाया है। ये तब होता है जब कुछ 6-7 एप्लीकेशन एक साथ आप रन करते हैं, और उसमें से भी एक आध आप FCP या डाविंसी रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो, ऐसा कोई हैवी सॉफ्टवेयर उनमें से एक आध होता है। तो जब ऐसे 7-8 सॉफ्टवेयर एक साथ रन करते हैं, तो ये ऐसा पॉपअप आ जाएगा और आपको उनमें से एक दो सॉफ्टवेयर बंद करने पड़ेंगे, ये कंडीशन हो जाएगी। तो रैम इस तरीके से थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल दूं, आप फाइनल कट प्रो चला रहे हो और उसके साथ एक वेब ब्राउज़र चला रहे हो और एक और एप्लीकेशन चला रहे हो, तो ऐसे 3-4 एप्लीकेशन इतना तो हैंडल कर लेता है। पर आप फाइनल कट प्रो भी चला रहे हो, साथ में आप डाविंसी रिजॉल्व भी चला रहे हो, साथ में आप कैनवा भी चला रहे हो, तो फिर उनमें से एक आध को वो क्लोज करने के लिए बोल देगा। तो हाँ, ऐसा होता है। तो ये मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ऐसा है, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब लाइक ये महीने में 1 या 2 बार ये कंडीशन मुझे फेस करना पड़ती है। तो ये एक चीज़ है। बाकी हार्डवेयर में और चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं तो वो देखें तो इसका जो वेबकैम है, वेबकैम इसका 720p है। तो 720p वेबकैम होने की वजह से आज की डेट के हिसाब से थोड़ा सा आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो 1080p होता तो मैं बोलता कि आज के हिसाब से भी स्टैंड आउट करता है, क्योंकि कई लैपटॉप्स में आज 1080p आपको मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आप केवल उसको मीटिंग्स और वीडियो कॉल उन तक ही आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो सफिशेंट होता है। तो उससे ज़्यादा आप उसमें क्लैरिटी की उम्मीद ना करें। जैसे आप अभी देखें, इस रूम में इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं है, पर आप देखें तो ठीक ठाक, मतलब इसमें क्लैरिटी आ रही है, उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो वही बात है कि वेबकैम जो है वो 720p है, तो उसके हिसाब से ही आप इसको एक्सपेक्ट करें, इसकी क्वालिटी। और बाकी माइक की क्वालिटी अच्छी है, माइक की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो क्वालिटी वेबकैम की 720p के हिसाब से ही है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ बात करें कि आज के हिसाब से 2025 में अगर आप इसको लेके कैरी करते हैं तो डिज़ाइन कैसा है। तो डिज़ाइन देखें तो कहीं से कहीं तक भी ये कोई ओल्ड डिज़ाइन के जैसा फील नहीं होता है। ये बहुत अच्छा फील होता है, प्रीमियम मॉडर्न डिज़ाइन फील होता है। और इसका ये एक वेज डिज़ाइन है, मतलब इस तरीके से ये ऐसा पतला होता चला जाता है ये। तो इस डिज़ाइन को पकड़ने में कंफर्ट फील होता है, क्योंकि ये पतला होता चला जाता है और बहुत ही स्लिम है ये, बहुत ही स्लिम। मतलब किसी किसी एंगल से तो ये फ़ोन के जितना स्लिम है। ये देखिए, बहुत ही स्लिम है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं बहुत ही चिजल्ड हैं, मतलब ऐसा प्रिसाइसली कट कॉर्नर्स हैं कि क्राफ्ट्समैनशिप इसकी जो है वो अलग ही पता चलती है। ये देखिए। तो डिज़ाइन इसकी बहुत ही प्रीमियम फील होती है और मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन लगती है। बस एक चीज़ है जो इसको थोड़ा सा आउटडेटेड फील कराती है, और वो हैं इसके बेजल्स। तो आप बेजल्स देखोगे इसके, तो ये थोड़े से बड़े बड़े हैं बेजल्स, यहाँ पे थोड़े थोड़े बड़े बड़े बेजल्स हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आउटडेटेड फील कराती है, लेकिन आप यूज़ टू हो जाओगे जैसे जैसे आप यूज़ करोगे। बाकी लगे हाथ इसके डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले इसका रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है, मतलब 13.3 इंच का है, 13.3 इंच। तो थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है।
जैसे आप इस मॉनिटर से कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा लगता है। तो अगर आप यूज टू हैं बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स के तो आपको ये थोड़ा सा छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप छोटे लैपटॉप ही चलाते रहें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे आप इसके भी यूज टू हो जाएंगे। लेकिन छोटे डिस्प्ले में इसका रेजोल्यूशन 2K है, तो इस वजह से बहुत ही क्रिस्प रेजोल्यूशन और स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। इसके जो ये टेक्स्ट होते हैं, इसके मैं पास से कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये टेक्स्ट हैं, ये बहुत ही क्रिस्प होते हैं। आप कुछ भी पढ़ेंगे ना इसमें तो वो पढ़ने में आपको बहुत ही क्लियर और क्रिस्प लगेगा। और इसके रेजोल्यूशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटी स्क्रीन पे ज़्यादा पीपीआई के कारण बहुत अच्छा रेजोल्यूशन फील होता है। और बात करें इसमें एक और चीज़, दो चीज़ इनफैक्ट जो कि आपको दूसरे लैपटॉप्स में नहीं मिलेंगी इस रेंज में। एक तो इसका ब्राइटनेस ब्राइटनेस इसकी जो है ना वो 400 निट्स है। तो 400 निट्स ब्राइटनेस इसमें मिलती है, बाकी इस रेंज के लैपटॉप्स में 300 के ऊपर नहीं मिलती है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। और इसका जो कलर गैमेट है ना तो वो DCI-P3 है। तो DCI-P3 100%। और बाकी जो इस रेंज के लैपटॉप आते हैं उनमें NTSC होता है और वो भी 60% 70% उतना ही होता है। तो क्रिएटर्स के लिए या जस्ट आप नॉर्मली मूवीज़ वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं या वीडियो गेम उसमें देख खेलना चाहते हैं तो कलर के हिसाब से ये डिस्प्ले बहुत ही परफेक्ट है। एक्यूरेसी के मामले में भी और कलर रिप्रोडक्शन के मामले में भी बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ इसके डिस्प्ले के बारे में बहुत अच्छी है। बस वही अगेन एक चीज़ के बेजल्स थोड़े ज़्यादा हैं। एंड देन अब एक और इसकी चीज़ की बात करें, इसका जो स्पीकर्स हैं, इसके स्पीकर्स क्या हैं, ये फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ग्रिल्स देखने को मिलेगी। तो ये फ्रंट फेसिंग स्पीकर हैं इसमें और ये काफ़ी लाउड हैं और इनकी क्वालिटी क्लियरिटी बहुत टॉप नॉच है। और आपको आज की डेट में 2025 में भी ये परफेक्ट फील कराएंगे। आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई पहले का लैपटॉप है या जब क्वालिटी नहीं आती थी स्पीकर्स में तब का, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बहुत ही परफेक्टली आपको एन्जॉयमेंट करा देंगे। तो मैं इसका आपको एक सैम्पल भी सुना के बताता हूँ। तो आपने देखा किस तरीके से इसका साउंड बहुत लाउड है, क्लियर है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इवन जो M2 इसके बाद आया ना, M2 एयर, उसका साउंड जो है स्पीकर्स का वो इससे थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि उसके स्पीकर्स फ्रंट फेसिंग नहीं है। तो वो भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ध्यान में रखें। अब 2025 में जब आप इसको ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको अगले 3-4 साल कम से कम यूज़ करना चाहेंगे। और उस केस में ज़रूरी है कि इसकी अपडेट सिचुएशन आपको पता हो। तो इसके अपडेट्स की आधी जो एज है वो निकल चुकी है, मतलब 2020 में आया था और 2024 निकल चुका है। तो अब लगभग इसके 2027 तक 3 और मेजर अपडेट इसमें बची हुई हैं। और वो 3 अपडेट्स में ओएस की बात करूँगा तो अगले 3 ओएस के अपडेट्स इसको मिलेंगे। पर उसके बाद भी 2 साल और सिक्योरिटी पैच इसको मिलते रहेंगे। तो एक तरीके से रफली 2030 तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। पर हाँ, ओएस अपडेट शायद 2030 तक ना मिले पर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो अपडेट का कोई इशू नहीं है क्योंकि मैकबुक्स क्या होते हैं, उनकी जब अपडेट साइकिल ख़त्म भी हो जाती है ना उसके बाद भी आप 1-2 साल उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, तो वो एक बात है इसमें।
नाउ इसके एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। एप्पल का जो मैकिंटॉश ओएस होता है वो एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, उसमें एक चीज़ होती है जो मुझे बहुत पसंद है, इसकी कंसिस्टेंसी। मतलब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है कि जब जो चीज़ जैसे वर्क करती है वो हर बार वैसे ही वर्क करती है। मतलब उसमें फिनिकी नेचर नहीं होता है कि कभी ऐसे ओपन हो गया तो कभी जर्कीनेस आ गई तो कभी क्रैश हो गया। इस तरीके से इसमें बहुत कम होता है पर बहुत कम, 5 से 10% ही होता है। लेकिन विंडोज़ में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वो। तो एक ये चीज़ इसकी मुझे बहुत पसंद है, और यही चीज़ मुझे एक्चुअली आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी वही चीज़ मुझे आईफोन में पसंद आती है, वहाँ भी ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये चीज़ भी है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो देखा जाए तो केवल दो चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी सी जो डाउटफुल लगती हैं 2025 में। एक तो इसकी बेस वेरिएंट में रैम और स्टोरेज, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगी। स्टोरेज तो आप चला सकते हैं एक्सटर्नल ड्राइव लेके, और रैम की वही बात है कि आप 3 4 या 5 एप्लीकेशन एक साथ चलाएं, उससे ज़्यादा चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तो कोई ऐसा मुझे इसमें ऐसी चीज़ नहीं लगती है जो आज 2025 में आपको आउटडेटेड फील कराए। हाँ, ये बेजल्स हैं पर उनको इग्नोर किया जा सकता है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस मोर देन सफिशेंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊँ इसके बाद M2 आया था, वो तो 1 साल बाद आया था, पर इसका परफॉर्मेंस उस M2 के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकलता है अगर बेस वेरिएंट्स की बात की जाए। तो एक तरीके से 2021 के परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है। तो वो बात है, क्योंकि मैं बताऊँ एक चीज़, इसकी जो SSD है वो M2 की SSD से 2 गुना फास्ट है। तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस उससे कोई कम नहीं पड़ता है, इसके अगले जनरेशन के M2 एयर से भी। तो परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ लोगों का बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि इसमें एडिटिंग कैसे हो जाती है, कितनी एडिटिंग लेवल की कर सकता है। तो मैं बताऊं, इसमें पहली चीज़ तो ये इसमें एडिटिंग 4K तक हो जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। और मैं तो डाविंसी रिजॉल्व में करता हूँ, जिसको कि लोग कहते हैं कि वो हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो भी उसमें भी 4K एडिटिंग अच्छे से हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स। हालांकि मेरे प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब 4K एडिटिंग मैं कर लेता हूँ इसमें, और कोई भी उसमें लैग वगैरह जिटरीनेस नहीं आती है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़े से बस सिंपल प्रोजेक्ट ही एक्चुअल में करता हूँ। अब देखिए, ये मैं फ्लैश ड्राइव यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत स्टोरेज इसमें लगती है इसकी फाइल्स में, तो मैं इसमें सेव करता हूँ। मैं लैपटॉप की हार्ड डिस्क में वो सब सेव नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट में ही पूरा भर जाएगा, इसलिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से 4 5 लेयर्स वाले मैं इस तरीके से, ज़्यादा लेयर्स नहीं है, 2 3 वीडियो लेयर्स हैं और 2 3 ऑडियो लेयर्स हैं, इतने मैं प्रोजेक्ट इसमें कर लेता हूँ। ये डाविंची रिजॉल्व में है और कोई दिक्कत नहीं आती। ये 4K प्रोजेक्ट है और 4K में एडिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फाइनल कट प्रो में करना चाहें तो उसमें भी हो जाता है। तो एडिटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अनलेस आप कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कलोड वाला कोई एडिट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उतना मैंने करके नहीं देखा। तो ये बात है। अब इसके बाद फाइनली मैं इसकी आपको एक अब मैं बताता हूँ इसकी यूएसपी क्या है। अगर आप एक ऑल इन वन डिवाइस लेना चाहते हैं, मतलब जो आपको प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छी हो, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छी हो, मतलब मल्टीमीडिया, मूवीज़, म्यूज़िक, जो आपके लिए वर्क के लिए अच्छी हो, मतलब आप फाइल, डॉक्यूमेंट, पीपीटी एडिट, डॉक्यूमेंट्स एडिट वो सब करना चाहें,
जो आपके लिए कोडिंग करना चाहें उसके लिए भी अच्छी हो, आप यूट्यूब क्रिएटर हों, वीडियो एडिटिंग करना चाहें उसके लिए भी अच्छी हो, आप इसमें कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन करना चाहें उसके लिए भी अच्छी हो। तो सारी चीज़ों के लिए अगर आप कोई ऐसी डिवाइस ढूंढ रहे हैं जिसमें सब कुछ हो जाता हो, तो वो मुझे ये ऐसी डिवाइस लगती है। और सोने पे सुहागा, इसकी बैटरी लंबी चलती है, तो आपके किसी भी काम में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है। अब कई लैपटॉप में क्या होता है, पावर तो है लेकिन 2 घंटे में बैटरी डाउन हो जाती है, तो क्या करें। तो तो एक तरीके से एक मल्टीपर्पस डिवाइस बन जाती है। और एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जो चार्जर है वो 30 वाट का आता है और वो 2 घंटे लेता है इसको फुल चार्ज करने में। लेकिन मैंने ट्राई किया 45 वाट का चार्जर, वो भी सपोर्ट करता है इसमें। तो मैक्सिमम चार्जिंग मेरी टेस्टिंग में 45 वाट तक ये सपोर्ट करता है। तो वो एक चीज़ अगर आप ध्यान में रखें तो इस तरीके से है यार। अब 2025 में तो मेरे ख्याल से तो ईजीली आपको ये लैपटॉप साथ दे देगा अगले 3-4 साल। और अगर आप विंडोज़ में आप बंधे हुए नहीं हैं, कुछ कि आपका कुछ ऐसा काम है जो विंडोज़ में ही होता है, तो आपको यही लेना चाहिए 50,000 के सेल में जब भी ये मिलता है। और किसी लैपटॉप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट्स में आप आइए, हम डिस्कशन करेंगे वहाँ। बाकी यही सब मैं बताना चाहता था, शायद मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड वन।